गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना तृतीय अध्याय चल रहा है और अब तक हमने श्लोकों को अच्छे से पढ़ा है, उनका हिंदी अर्थ अच्छे से देखा है। ठीक है, आज हम बात करेंगे संस्कृत व्याख्या। संस्कृत व्याख्या हम पूरी बुक्स की याद नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना है, संस्कृत व्याख्या को अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो संस्कृत व्याख्या का अर्थ क्या होता है। संस्कृत का जो श्लोक है उसको सरल रूप में पुनः संस्कृत में ही लिखना। ठीक है, जो श्लोक है उसको हम किस में लिखेंगे, संस्कृत में दोबारा से, लेकिन उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल। देखो संस्कृत व्याख्या के लिए सबसे पहले हमें लिखना है श्लोक का प्रसंग। ठीक है, उसके बाद में संस्कृत व्याख्या, संस्कृत व्याख्या। उसके बाद में हम लिखेंगे व्याकरणिक बिंदु है। उसके बाद में हम लिखेंगे विशेष, विशेष है। कम से कम ये 4 बिंदु आपकी संस्कृत व्याख्या में होने चाहिए। सबसे पहले क्या, प्रसंग, 2 नंबर पे संस्कृत व्याख्या, 3 नंबर पे व्याकरणिक बिंदु है और 4 नंबर पे विशेष। इसके अतिरिक्त आप अन्वय भी जोड़ सकते हो, लेकिन अन्वय की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। अब इतने श्लोक हैं और इतनी संस्कृत व्याख्याएं, सबके प्रसंग, सबकी संस्कृत व्याख्याएं, सबके व्याकरणिक बिंदु हैं और विशेष याद नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो हम एक कॉमन प्रसंग याद करेंगे जो पूरी बुक के लिए एक ही हो। ठीक है, तो किसी भी श्लोक का प्रसंग कैसे बनता है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। देखो इसको तो हटा ही देते हैं, प्रसंग है। सबसे पहले ये लैंग्वेज आएगी प्रस्तुत पद्यम। अगर क्वेश्चन में पद्यम दिया हुआ है तो आप पद्यम लिखो, अगर श्लोक दिया हुआ है तो आप श्लोकम लिखो। ओके, अगर गद्यम की आप संस्कृत व्याख्या कर रहे हो तो गद्यम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तीनों में से एक आ जाएगा। पद्य जो श्लोक होता है वही पद्य होता है, और गद्य क्या होता है, जैसे आपको एक गद्यांश दिया जाता है ना एक कहानी का, उसकी संस्कृत व्याख्या, जैसे नाट्यांश भी आ सकता है। ओके, प्रस्तुत पद्य अस्माकं पाठ्य पुस्तक से, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कैमरे में आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है ना। पाठ्य पुस्तक से, क्या नाम है पाठ्य पुस्तक का, स्पंदना, स्पंदना नाम है ना। ओके, यहाँ पे देखो इति, किसी चीज के बारे में बताने के लिए हम इति का प्रयोग करते हैं। आगे क्या है, इति, बस ये वाक्य यहाँ तक है। प्रस्तुत पद्ये अस्माकं पाठ्य पुस्तक से स्पंदना इति, प्रस्तुत पद्ये हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना। ओके, अस्य, अब यहाँ पे संधि करो, कौन सी हो जाएगी, ई के बाद में ए आ रहा है तो यण संधि हो जाएगी ना। ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इत्यस्य। इत्यस्य, अब हमें क्या लिखना है,
चैप्टर का नाम, पाठ का नाम। इतिहास से सौराष्ट्र गौरवम, ठीक है। शीर्षक पाठात अवतरितो अस्ति, अवतरितो अस्ति या उद्धृत है, संकलित है, जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। प्रस्तुत पद्ये अस्माकं पाठ्य पुस्तक स्पंदना इत्यस्य सौराष्ट्र गौरवम, ठीक है। यहाँ पे इति और लगा लो, इति सौराष्ट्र गौरवम इति शीर्षक पाठात अवतरितो अस्ति। ओके, यहाँ तक क्लियर है। सब में यही आएगा। यहाँ पे देखो, अगर आप किसी दूसरी बुक की भी संस्कृत व्याख्या कर रहे हो तो बुक का नाम चेंज कर दो। दूसरा चैप्टर है तो यहाँ पे चैप्टर का नाम चेंज कर दो। ओके, अब हमें क्या लिखना आगे, कवि का नाम। मूलतः है पाठो अयम, मूलतः है पाठो अयम सौराष्ट्र गौरवम। इसका लेखक कौन है देखते हैं। इसका लेखक कौन है भाई, इसमें देखो इस चैप्टर में कोई एक राइटर नहीं है। जैसे ये आप दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे पहले श्लोक का है विष्णु, पहला जो श्लोक है वो विष्णु पुराण से लिया गया है, दूसरा बृहस्पत्यागम से लिया गया है, तीसरा विष्णु पुराण से लिया गया है। तो ये अलग अलग लिए गए हैं। तो यहाँ हम कवि का नाम नहीं लिख सकते, तो फिर क्या लिखेंगे, इन ग्रंथों का नाम लिखेंगे फिर, ठीक है। कवि की जगह है इन ग्रंथों का नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कवि नहीं है, इन ग्रंथों से ये श्लोक लिए गए हैं। तो क्या आ जाएगा, जैसे पहला श्लोक किससे लिया गया है, विष्णु पुराणम, विष्णु पुराण से लिया गया है ना, तो हम क्या लिखेंगे, एकदम पद्य, या फिर पाठ नहीं लिया गया है तो फिर श्लोक के बारे में लिखेंगे। मूलतः है एकदम पद्यम, मूलतः है एकदम पद्यम विष्णु पुराणात, विष्णु पुराणात है संकलितम, संकलितम। ओके, ये लिखेंगे। और अगर किसी चैप्टर का हमें कवि दिया गया हो तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, मूलतः है पाठो अयम। जैसे मान लो विष्णु शर्मा उसका नाम है, विष्णु शर्मा महोदयन विरचितम, ठीक है, विष्णु शर्मा महोदयन विरचितम, तो फिर ये लैंग्वेज आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब इस पद्य में क्या बताया गया है, इस पद्य में हमें भारत देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है। तो क्या लिखेंगे हम, अस्मिन् पद्ये अस्मिन् पद्ये भारत देशस्य भौगोलिकम स्थितिम स्थितिम वर्णयन् कवि है कथयति यत। ये अपना प्रश्न तैयार हो गया, ठीक है। हाँ, सही दिख रहा है। हाँ, ये
नीचे वाली लाइन है जो दिखाई नहीं दे रही थी, वहां पे कट गई थी थोड़ी, तो इसको दोबारा देख लो। अस्मिन् पद्ये भारत देशस्य भौगोलिकम स्थिति वर्णयन् कवि कथयति यत्। इस पद्य में भारत देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि, ठीक है, ये प्रसंग है अपना यहाँ तक। अब हम संस्कृत व्याख्या करेंगे। ओके, मैं श्लोक लिखता हूँ उसके लिए। हाँ, ये अपना पहला श्लोक है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति है। ओके, और इसका अर्थ क्या है? जो समुद्र के उत्तर दिशा में एवं हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है, जहाँ भारतीय अर्थात सरस्वती के पुत्र निवास करते हैं, वह भारत देश है। हमें क्या करना है? ये जो हिंदी अर्थ है इसका वापस संस्कृत में अनुवाद करना है, वही संस्कृत व्याख्या है। ओके, और यथासंभव इन शब्दों की पर्याय शब्द हमें लेने हैं, ठीक है, जैसे। और ये हिंदी अर्थ संस्कृत व्याख्या में नहीं लिखना आपको, ठीक है। ये हिंदी अर्थ केवल मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। ये श्लोक भी आपको नहीं लिखना है। ओके, आपको प्रश्न लिखना है और प्रश्न के बाद में संस्कृत व्याख्या। संस्कृत व्याख्या के बाद में आप लिखोगे व्याकरणिक बिंदु है और फिर विशेष। केवल ये 4 ही पॉइंट आपको लिखने हैं। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि संस्कृत व्याख्या बनती कैसे है। अब देखो, संस्कृत व्याख्या देखो, जो को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? यत। समुद्र के उत्तर दिशा में, और उत्तर का पर्याय हमारी बुक में क्या दे रखा है अभी देखते हैं। हाँ, समुद्र के षष्ठी विभक्ति है ना यहाँ पे, तो समुद्र से। ओके, और उत्तरम का पर्याय दे रखा है उत्तर श्याम दिशि। क्या दे रखा है? उत्तर श्याम दिशि, अर्थात समुद्र के उत्तर दिशा में एवं हिमालय के दक्षिण दिशा में, ठीक है। हिमालय से दक्षिण श्याम दिशि, दक्षिण श्याम दिशि, दक्षिण दिशा। दक्षिणम का पर्याय दक्षिण श्याम दिशि बुक में दिया हुआ है। हिमालय के यहाँ पे षष्ठी विभक्ति आएगी, हिमालय से एवं या और बात एक ही है, इसलिए यहाँ पे च का प्रयोग किया है। आप एवं का भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो, गलत नहीं होगा। दिशा में स्थित है कौन? जो भूभाग दक्षिण श्याम दिशि भूभाग है वर्तते, भूभाग है वर्तते। यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं आएगा, ये कोमा लगाना। और जहां भारतीय अर्थात सरस्वती के पुत्र, तो जहां को क्या कहते हैं? यत्र।
यत्र भारतीया है नाम सरस्वती पुत्रा है, सरस्वती के पुत्र, और निवास करते हैं निवसंती। ठीक है, निवास करते हैं अर्थात निवसंती। जहां भारतीय अर्थात सरस्वती के पुत्र निवास करते हैं, तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा? यत्र भारतीया है नाम सरस्वती पुत्रा है निवसंती। जहां भारतीय नामक सरस्वती के पुत्र निवास करते हैं, वह भारत देश है। तो वह को क्या कहते हैं हम? सह। सह एवं भागः भारत देश है कथ्यते। उस भाग को हम भारत देश कहते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 1 मिनट। अब देखो, संस्कृत व्याख्या कैसे करनी है? हिंदी अर्थ से संस्कृत में अनुवाद करना है। जो समुद्र के, यत जो समुद्र के, समुद्र से उत्तर दिशा में, तो उत्तर श्याम दिशी। ठीक है, एवं या और, तो से हिमालय के दक्षिण दिशा में, हिमालय से च दक्षिण श्याम दिशी स्थित है। भूभाग वर्तते अर्थात है जहां यत्र भारतीय भारतीय है अर्थात सरस्वती के पुत्र, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया? जहां भारतीय नामक सरस्वती के पुत्र रहते हैं। ठीक है, वह भारत देश है, वह भारत देश है। इसको अच्छे से समझो, और बाकी जो श्लोक है ना, उनकी संस्कृत व्याख्या आप बनाओ। अब हम आगे देखते हैं इसके व्याकरणिक बिंदु। ठीक है, 1 मिनट। अब आगे हम देखते हैं व्याकरणिक बिंदु है। अब इस श्लोक में कौन कौन से व्याकरण के बिंदु हैं? जैसे ये शब्द है हिमाद्रेश्य, इसको आप लिख सकते हो हिमाद्रेश्य। ठीक है, अर्थात इसका संधि विच्छेद आप करो, हिमाद्रे है धन च धन एव। ठीक है, और इसके सामने यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूं विसर्ग। यहाँ विसर्ग संधि हुई है ना, और यहाँ कौन सी है? यहाँ है सत्व विसर्ग संधि, और यहाँ पे है वृद्धि अच संधि। लेकिन आप केवल अच संधि लिखो, अच संधि है। ओके, ये इसके सामने लिखना है। दूसरा व्याकरणिक बिंदु हम देखें इसमें से, तो तद भारतम, तो इसमें हो जाएगा तत् धन भारतम। यहाँ पे है जस्तु है हल संधि, आप केवल हल संधि लिख लेना, हल संधि है। ओके, अब हमें क्या लिखना है? विशेष। विशेष में इस श्लोक में क्या बताया गया है हमें? किसके बारे में बताया गया है? भारत देश के भौगोलिक स्वरूप के बारे में बताया गया है ना, तो हम वही लिखेंगे विशेष में। आप ये लिखो अस्मिन् पद्ये कविना भारत
देशस्य भौगोलिक स्वरूपम दर्शितम। इस पद्य में कवि के द्वारा भारत देश के भौगोलिक स्वरूप दर्शाया गया है। ठीक है, ये अपनी संस्कृत व्याख्या क्या होगी, कंप्लीट। अस्मिन् पद्ये कविना भारत देशस्य भौगोलिक स्वरूपम दर्शितम। ओके, थैंक यू।